सभी का स्वागत है भाई कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश सॉरी माफ़ करना पॉलिटी की। यूपी जी के अभी जस्ट पढ़ा हूँ तो वही याद है मुझको। तो मैं इंडियन पॉलिटी की चर्चा करने जा रहा हूँ यहाँ पर। और ये थोड़ा सा मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया है। फॉर्मेट क्या था कि अभी मैं कंप्लीट थ्योरी लाता था। कंप्लीट थ्योरी लाता था, उसमें कुछ चीज़ें थी जो छूट जाती थी, जो कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताना पड़ता था, अलग से लिखना पड़ता था। तो बात ये है कि जब लिखना ही पड़ रहा है तो मैं उसको एक अच्छे अच्छे फॉर्मेट में क्वेश्चंस के थ्रू मैं पूरा करा देता हूँ। लाइक इसमें 30 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं टोटल। इसमें मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस लिए हैं। कितने क्वेश्चंस लिए हैं मैं आपको समझा देता हूँ पहले, है ना। मज़ा आ जाएगा आपको, क्वेश्चंस देख के मज़ा आ जाएगा। ये देखो, क्वेश्चंस देख के मज़ा आ जाएगा। एसएससी के न्यू पैटर्न पर एकदम बेस्ड है। और मैं फिर से आज कह रहा हूँ कि इस बार जो यूपी पुलिस का पेपर होगा वो आपका एसएससी के नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ही होगा। याद रखना इस बात। मेरी बातें अगर अभी सही नहीं लग रही हो तो जब पेपर हो जाए तो मेरा याद कर लेना एक बार। ठीक है, इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं। हर एक वेराइटी के क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसा लिया है कि यहाँ पे टॉप से, यहाँ से शुरू होगा, नील से शुरू होगा और टॉप तक जाएगा। टॉप तक जाएगा मतलब पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आएगा, उसमें करीब 6 से 7 फैक्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप 30 क्वेश्चन हो रहेंगे। तो आप उससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कंटेंट आपको मिलने वाला है। कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी ही करूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चंस लाया हूँ, पीपीटीज का यूज़ नहीं किया है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर इन फ्यूचर कर भी सकता हूँ। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको बता दूँ ये आपका एसएससी जीडी, आपको पता है कि एसएससी जीडी की डेट्स आ चुकी हैं। जिनके एग्ज़ाम आपके 23 फरवरी से हैं। तो फरवरी दूर नहीं है, 23 फरवरी दूर नहीं है। तो आपका ये एक प्रैक्टिस सेट मैं एसएससी जीडी के लिए लाऊंगा। उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखूंगा। कहाँ से रखूंगा आपको पता ही है, एसएससी के ही क्वेश्चन रखूंगा 2025 के। और फंसेगा ये देखना बस, है ना। और इसमें 23 से स्टार्ट है। तो आप क्या करेंगे कि तब तक मैं यूपी पुलिस और इसका कंप्लीट करवा करके एमसीक्यू के थ्रू मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और एक अच्छी सी फैमिली का बनाइए, मतलब फैमिली का निर्माण कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ेंगे इसको। इसको आप पढ़ेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, चलिए। पहला कथन है, इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल नामित किया गया और सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। ठीक है। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो आपके एलिजा इम्पे थे। तो आपका कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो होने वाला है, आपका जो आंसर होने वाला है, तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। चलो यहाँ पर समझते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था क्या, आखिर क्यों आया था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसको समझ लेते हैं एक बार यहाँ पर, है ना। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया था कि क्योंकि जो वहाँ पर एक टाइप का इसमें जो कंपनी थी आपकी, ये जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एकदम दिवालिया होने के कगार पर आ गई थी। ठीक है, दिवालिया होने के कगार पर आ गई थी। और इसने आपकी इसके ब्रिटिश गवर्नमेंट से कितने कितने की मांग की थी, 1 मिलियन पाउंड की मांग की थी। 1 मिलियन पाउंड की मांग की थी। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको यहाँ, हाँ, उस समय आपका प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ पीएम था तब, कहाँ का, इंग्लैंड का या फिर ब्रिटेन कह दीजिए आप, है ना। ब्रिटेन का पीएम था। तो उसने क्या किया, वहाँ से एक अधिनियम पारित करवाया जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको रेगुलेट करना, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली रेगुलेट किया जाए। इसमें आपके 1774 में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें आपके 3 न्यायाधीश थे। 3 न्यायाधीश तो वो कौन कौन थे, एक तो आपके एलिजा इम्पे हो गए, है ना। दूसरे आपके हो गए लेमेस्टर हो गए, और आपका एक हो गए हाइड, एडवर्ड हाइड, हाँ तो हाइड लिख लेंगे आप, हाइड आपके हो गए।
ठीक है। और इसमें क्या हुआ, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपका जो निजी मतलब इसमें इसके जो कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो निजी व्यापार कर रहे थे अपना, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जा रही थी, कंपनी डूब रही थी। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, इसमें एक गिफ्ट वगैरह लेने पर भी रोक लगा दी गई। और इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, सीओडी। सीओडी और बीओडी दो चीज़ थी, बताते हैं अभी। सीओडी क्या है, तो ये है आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इससे पहले जो कार्यकाल हुआ करता था, इसका जो कार्यकाल हुआ करता था, कार्यकाल पहले, ये पहले का, तो ये 3 साल का होता था। कितने साल का होता था, 3 साल का होता था। और जब आपका ये आया, आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें 1 साल का बढ़ा दिया गया, जिससे इनका कार्यकाल जो हो गया 4 वर्ष का हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि जो इसकी अधीनता थी, इसकी जो आपकी अधीनता थी, अधीनता का मतलब है कि आपका जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसके अंडर में आपके कितनी परसेंटेज सॉरी प्रेसिडेंसीज आ गई, सॉरी जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी आपकी, बंगाल, मद्रास, मद्रास तथा बम्बई, है ना, बॉम्बे लिख लेते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, इन तीनों को किसके अंडर में ला दिया गया, तो उसको गवर्नर जनरल के अंदर ला दिया गया। किसके तहत ला दिया गया, गवर्नर जनरल के तहत, यानी कि अंडर, है ना। उसका कंट्रोल पूरा किसको दे दिया गया, यानी आपका गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। ठीक है। अब आप ये बताएंगे, आपका काम ये रहने वाला है कि इस समय पर गवर्नर जनरल कौन था। मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका गवर्नर जनरल कौन था। अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं अभी आप ही बताएंगे, चलो ठीक है। और इसमें जो इसकी जो, हाँ, फिर आपका 1773 का समय आया, तो इसमें आपका क्या हुआ, फिर 1773 में एक एक्ट और आया, जो शायद यहाँ पर नहीं लिखा है, शायद यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है, चलो मैं ही करता हूँ। कमियों को दूर करने के लिए, आपका 1781 में क्या आया, नाम तो आपने सुना ही होगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एओएस। ठीक है। इसमें आपका बस संशोधन अधिनियम था, ये संशोधन वगैरह था इसमें, ठीक है। हाँ, जिसमें कुछ छूट वगैरह दी गई थी उनको, बस अभी आप इतना याद रखेंगे कि आप उसकी कमियों को दूर करने के लिए आपका 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। किसकी कमियों को दूर करने के लिए, 1773 में एक्ट के 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ऐसा किया गया था। फिर आपकी बात आती है राजस्व मामले जितने भी थे, इसमें राजस्व मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर कर दिया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका लिखा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो इसका एक्ट पहले हम इसके स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। इसे कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, जी एकदम सही है ये। फिर आपका इसने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। द्वैध शासन की शुरुआत आपकी इसी एक्ट से हो गई थी, आपका जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके तहत, ठीक है। इसमें जो आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ईस्ट ईआईसी था, वो दो भागों में बट गया था। दो भागों में क्या, एक तो व्यापारिक, एक तो व्यापारिक में बट गया था, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टरीज, वही यही था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरीज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरीज सीओडी। और आपका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टरीज, यानी कि राजनीतिक
बीओसी नहीं, सीओडी, बीओसी, हाँ बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या राजनीतिक, राजनीतिक, हाँ, राजनीतिक, राजनीतिक दो में बट गया। ये आपका बीओसी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सीओडी में कितने मेंबर हुआ करते थे और इसमें कितने मेंबर हुआ करते थे, आप ये बताएंगे। और इसके अलावा ये जो आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट है किसके नाम पर पड़ा था? तत्कालीन वहां के जो वहां के पीएम थे विलियम पिट, विलियम विलियम पिट के नाम पर ये आपका पड़ा था, मतलब उन्होंने ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ठीक है। और आपके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्य कितने थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपके 6 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। ओके। फिर आपका आता है सीओडी, इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे ये आप बताएंगे। ठीक है। इनके अलावा क्या हुआ, जो गवर्नर की परिषद थी, गवर्नर 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 की परिषद थी, गवर्नर की परिषद में जो सदस्य होते थे, पहले कितने सदस्य होते थे? तो भैया पहले सदस्य होते थे 4, पहले सदस्य होते थे 4, अब कितने सदस्य कर दिए गए थे? 3 कर दिए गए थे। ऐसा क्यों इसलिए किया गया था कि जो आपका निर्णायक मत है वो किसके पास जाए? गवर्नर के पास जाए। निर्णायक मत का अधिकार जो आपका गवर्नर को दिया गया था। अगर कोई भी किसी अगर मामला टाई हो रहा है, टाई होना ही था, तो आपका जिस तरफ गवर्नर होगा वो आपका जीत जाएगा, मतलब उसको एक सुप्रीम पावर दे दी गई। सुप्रीम पावर से याद आया कि उसको एक वीटो पावर का अधिकार मिला था। और ये वीटो पावर का अधिकार आपका कब आया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में तो नहीं आया था, बट यहाँ पर लिख लेंगे 1786 में, 1786 में आपका वीटो पावर मिल गया। वीटो पावर इसलिए मिल गया कि जो आप बीओडी था, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टरीज, उसके जो इसको, अरे मतलब क्या बोलते थे, अरे यार याद नहीं आ रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरीज के जो निर्णय होते थे उसके, उसको बदलने की ताकत इसको मिल गई थी, है ना। मतलब उसके जो परिषद थी, यहाँ पर लिखेंगे परिषद, परिषद के आदेश बदल सकता था, आदेश बदलने की शक्ति इसको मिल गई थी। इसके अलावा उसे कमांडर इन चीफ बना दिया, यानी कि सेनापति, यानी कि सर्वश्रेष्ठ की शक्ति दे दी गई थी। सर्वोच्च उसको शक्ति दे दी गई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था आपका, इसी में लगभग लगभग देखा जाए तो आपका जो पीट्स इंडिया एक्ट में, अब पीट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, इसमें आपका कलकत्ता को आपका राजधानी बना दिया गया था। कलकत्ता को प्रॉपर राजधानी इसलिए बना दिया गया था क्योंकि जो आपकी दो और भी थी, यानी मद्रास और बॉम्बे थी, इसके अधीन आ गई, तो सारी पावर केंद्रीकृत हो गई कहाँ पर? कलकत्ता में। तो कलकत्ता को क्या किया गया? राजधानी बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी। ठीक है। तो देखो दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है, इसका स्टेटमेंट कथन दो जो है वो एकदम से सही है, लेकिन इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त तो किया था, मोनोपोली थी उसकी तो समाप्त तो किया था, लेकिन उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। यहाँ पर जो लिखा हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि चाय और चीन के साथ वहां पे जो व्यापार था उनका, वो वहां पर जारी रखा था। ठीक है। और यहाँ पर मिशनरी वगैरह आए थे उनके आपका, उनको धर्म प्रचार वगैरह करने के लिए गोवा सोवा साइड में उधर सब कहीं उनको पूरी अनुमति मिल चुकी थी। ठीक है। और फिर इसको लाने के भी कई कारण थे, वो जैसे महाद्वीपीय व्यवस्था उसकी, नेपोलियन की लिख लेते हैं इसको, कारण प्रमुख कारण क्या था, क्योंकि पूछ सकता है एसएससी, कुछ भी पूछ सकता है। कारण था नेपोलियन की, जनरली ये आपसे पूछेगा नहीं वैसे, ये आपसे पूछेगा नहीं, बट आप क्या करेंगे, इसको आप रेडी रखेंगे। क्या करेंगे आप?
याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर बात करते हैं हम, जो आपका 1813 में और क्या क्या हुआ था, इसमें आपका शिक्षा बजट लाया गया था। 1 लाख ऑन, मतलब भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए की इसमें क्या किया गया था, सालाना खर्च करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। बस नाम मात्र किया गया था, लेकिन बहुत सालों तक ये खर्चा नहीं हुआ था। और इसके अलावा इसमें जो स्थानीय सरकारें थी, जो आपकी यहाँ पर स्थानीय सरकारें थी, उनको टैक्स लगाने और भुगतान करने पर अगर, मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, स्थानीय सरकारें थी, आपका जो टैक्स वगैरह और कर प्रणाली पर जो नहीं देता था उसको दंडित करने का अधिकार दिया गया था, दंडित करने का अधिकार दिया गया था। धर्म प्रचार कहाँ पे हुआ था, यानी कि आपकी देखो, धर्म प्रचार के लिए आपका, धर्म प्रचार धर्म प्रचार के लिए आपका मद्रास, और आपका मतलब यहाँ पर बिशपों की नियुक्ति हुई थी। आप ऐसा याद रखेंगे, 3 जगह पर जहाँ जहाँ पे प्रेसिडेंसीज थी इनकी, मद्रास हो गया आपका, और बॉम्बे हो गया, और आपका एक हो गया मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता या फिर कलकत्ता। यहाँ पर क्या हुआ था, बिशप की नियुक्ति, बिशपों की नियुक्ति हो गई थी, ठीक है। और इसमें ये हुआ था कि जो कंपनी का शासन था, कंपनी कंपनी का जो रूल था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, मतलब उसके व्यापार के अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपका आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, जहां पर आपको मिलान करना है। इस तरह के ये टॉपिक जो है आप सब फेवरेट हो रहे हैं, एसएससी के फेवरेट हो चुके हैं, लगभग 1 साल का सब कुछ करा चुका है एसएससी, और आपका एमटीएस और जीडी बाकी है इस बार का, तो उसमें भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। और आपका 2026 और 27 का जो कैलेंडर है वो भी उस एसएससी ने आउट कर दिया है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आपका है सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है, यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2 है। चार्टर एक्ट 1833 53, और भारत सरकार अधिनियम 1858, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मतलब हाँ अच्छा ठीक है, मुझे लगा 4 है, ठीक है। तो ये इंग्लिश लिखी हुई है उसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको 1858 में क्या था, क्राउन का शासन आया था, क्राउन का शासन आया था। तो इसमें क्या हुआ, भारत में राज्य का पद क्या है, इसमें निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चार्टर 1833 में बंगाल के गवर्नर, जो भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, बिल्कुल सही है। ये वाला इससे मिल जाएगा, यानी कि ए का हो जाएगा आपका दूसरा, ए का आपका हो जाएगा दूसरा, तो ये और ये गलत हो गए। फिर आपका आया चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवकों की नियुक्ति खुली प्रतियोगिता हुई थी, जी हाँ, ये एकदम इसका सही हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 1, बी का हो जाएगा 1, तो ये नहीं होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ये। अब 1833 के चार्टर अधिनियम को हम समझ लेते हैं, क्या था, क्या था इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वही समझेंगे, बाकी सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। आपका जो यहाँ पर इसमें क्या था, 1800 कहाँ गया भाई, हाँ 1833 का जो चार्टर था, 1833 का जो चार्टर था, इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब आप इसका नाम बताएंगे कौन था, तो ये आपका लॉर्ड, लॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है, विलियम बेंटिक, विलियम विलियम बेंटिक था। अब आप कहेंगे भैया फिर आखिरी क्या था, तो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो कौन था, वो कौन था आपका, वो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का अंत करवाया था, वो बात आगे आएगी तो वहां पर बता दूंगा। यहाँ पर विधि विधि सदस्य के रूप में विधि आयोग, इसका गठन कब हुआ था, विधि आयोग का, ये काम रहेगा आपका, ठीक है, गठन कब हुआ, ठीक है।
विधि आयोग में समझ लेते हैं। इसमें विधि आयोग में आपका जो 3 सदस्य हुआ करते थे, विधि आयोग में सदस्य कितने थे? 3 सदस्य। इसमें एक सदस्य और जोड़ दिया गया, वो उसका नाम था मैकॉले। मैकॉले, है ना, एल मैकॉले। एल से आप कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। दास प्रथा जो आपकी इसकी क्या बोलते हैं उसको दास प्रथा थी। दास प्रथा का अंत भी आपका इसी एक्ट के समय काल में किया गया था, दास प्रथा का अंत। लेकिन यहां पर ये अंत नहीं हुआ था, यहां पर ये अंत नहीं होता। यहां पर एक क्या कहा गया था कि ये एक अवैध चीज है, किसी को दास बनाना ऐसा है कि अवैध है। लेकिन चीजें चलती रही, समय आया 1843 का, 1843 का समय आया, वहां जब एलन बरो एलन बरो ने इसको टोटली टोटली क्या कर दिया, बैन कर दिया। और भारत में पूरी तरीके से दास प्रथा से ऑफिशियली मुक्ति मिल गई, लेकिन छोटे स्तर पर मुक्ति नहीं मिल पाई, जैसे गांव वगैरह में, ठीक है। और इसमें भेदभाव का अंत हो गया था, भेदभाव पर अंत बताया गया था। ये जो फैक्ट्स बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताएगा इतना। भेदभाव पर प्रतिबंध, देख रहे हो कैसा भेदभाव में बांट करके ये लोग प्रतिबंध लगा रहे थे। और उसका आर्टिकल क्या था? उसका आर्टिकल था 87, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, इस धारा आपकी जो ये धारा, सॉरी ये जो अधिनियम है आपका 1833 का, इसमें आपका ये था, ठीक है। अभी चलो देखते हैं आपका एक और, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। आपका 1853 का आपका जो आया, 1853 का चार्टर आया आपका, ठीक है। 1853 का चार्टर आया, इसमें क्या हुआ 1853 के चार्टर में एक प्रमुख कार्य हुआ, यहाँ पे लिखेंगे, प्रमुख कार्य ये हुआ था कि भारत में जो आपकी केंद्रीय विधान परिषद है, भारत में आपकी जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। और ये गठन कैसे किया गया था? हम्म जो आपकी जो पहली जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें विधायी चीजें थी, यानी कि लेजिस्लेटिव थी, और एक एग्जीक्यूटिव थी, यानी कि कार्यकारी थी। उनको करके अलग अलग करके 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, जिनको विधान पार्षद बोलते थे। क्या बोलते थे? विधान पार्षद। 6 यहाँ पर लिखेंगे, परिषद को विभाजित करके, तथा 6 नए सदस्य जोड़ के, 6 नए सदस्य जोड़े गए थे, जिनको क्या कहते थे? इनको हम कहते थे पार्षद, विधान पार्षद, जिनको हम विधान पार्षद के नाम से जानते थे। इतना कर लोगे ना, एक नंबर नहीं कटेगा। विधान पार्षद कहते थे इसको, हम केंद्रीय विधान, इसको हम भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहने लगे, ठीक है। इसमें आपका जो खुली प्रतियोगिता, यानी कि जो आपकी जो यूपीएससी वगैरह थी, आपकी सिविल सेवा थी, वो आपकी शुरू हो गई थी। इसमें खुली प्रतियोगिता की सिफारिश हुई थी, खुली प्रति जो खुली प्रतियोगिता, यानी कि सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। किसकी सिफारिश पर हुई? तो आपकी मैकॉले के सिफारिश पर। मैकाले कब? 1854 में मैकॉले ने सिफारिश की थी कि भैया यूपीएससी जैसा एक, मतलब सिविल सर्विसेज के तौर पर एक उसको बनाया जाए, ठीक है। और इसमें आपका स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ा था। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि स्थानीय प्रतिनिधित्व किस एक्ट की मतलब विशेषता है, तो आप 1853 लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या था कि आपकी 3 प्रेसिडेंसियां थी, इसमें एक और अलग से एक सिटी को ऐड किया गया, जिसका नाम था आगरा। आगरा, कलकत्ता,
टेढ़ा क्यों लिख रहा है ये? आगरा, कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे। तो इतनी जगह का जो था विधान परिषद में इनको प्रतिनिधित्व दिया गया था, है ना, विधान परिषद में। स्थान विधान परिषद में क्या दिया गया था? प्रतिनिधित्व दिया गया था। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, इतनी जानकारी इसमें काफी रहेगी। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता क्या थी? तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई थी, एकदम से सही है। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, तो बिल्कुल सही। वायसराय क्या कर सकता था आपातकाल में? क्या कर सकता था आपातकाल में? आपका अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी अवधि कितनी होती थी? तो वो 6 माह तक की होती थी। अवधि कितनी होती थी? 6 माह तक की होती थी। यहाँ पर लिखेंगे पोर्टफोलियो, फादर ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज फादर लिख देते हैं ना यहाँ पर, फादर इन इंडिया। तो आपका 1861 के तहत तो ये आया था। एक मिनट, 1861 में तो आया था, लेकिन इसका जो बेस था, इसका जो बेस था किसके द्वारा तैयार किया गया था और कब इसका बेस तैयार किया था? तो 1859 में आपके जो आपका पोर्टफोलियो था आपका क्या नाम है यार उसका, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग ने इसका जो बेस रखा था वो 1859 में रखा था। इसमें अध्यादेश जारी कर सकता था आपका जो वायसराय था, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कहते हैं, अध्यादेश जारी करता था, जो आपका आर्टिकल 122 3 में आता है, 123 में आता है। इसकी अवधि कितनी होती थी? तो इसकी अवधि जो थी आपका वो 6 माह होती थी। 6 माह तक की इसकी अवधि हो सकती थी, बाद में इसको जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। ये आज के समय में है, ये आज के समय पे है। तो आपका 1 2 है, आपका ये दोनों, 1 2, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें यह विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, विकेंद्रीकरण की शुरू। विकेंद्रीकरण क्या होता है? क्या होता है? मतलब जो प्रेसिडेंसियों की शक्तियां थी उनको मर्ज कर दिया गया था, कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था, वो अब नहीं किया गया। इसमें क्या हुआ? इसमें मतलब 1773 से केंद्रीकरण शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें जस्ट उसका उल्टा हो गया था, जिसमें आपको उनकी शक्तियों को वापस दे दिया गया था। इतना है इसमें, ठीक है। और हाँ, एक फैक्ट और है इसमें, जो नए स्टेट थे, न्यू स्टेट थे, जो आपके न्यू स्टेट थे, उसमें आपका जो गवर्नर वगैरह थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी नियुक्ति की शक्ति दी गई थी। मतलब जो वहाँ पे नए प्रांत थे, यहाँ पे एक देखो इस एक्ट में नए प्रांतों को, नए प्रांतों में सॉरी, नए प्रांतों को बनाने, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, गवर्नर, गवर्नर चुना जा सकता था। चुनने का अधिकार किसको दिया गया था? हायर अथॉरिटी को दे दिया गया था। ठीक है, और जो गैर सरकारी सदस्य इसमें ऐड किए गए थे, उसमें वायसराय की जो परिषद थी, वायसराय की परिषद में, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, वायसराय की परिषद में जो 3 गैर सरकारी सदस्य थे, इसके पीछे की बैकग्राउंड कहानी यहाँ पे बताने लगूँ तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। 3 गैर सरकारी सदस्य, उनके नाम क्या थे? एक तो आपके पटियाला के महाराज थे नरेंद्र देव, समझ जाइएगा ना। और एक तरफ सर दिनकर राव थे, सर की उपाधि भी इनको दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, दिनकर राव थे। और एक का नाम मुझको अभी नहीं याद आ रहा है, वो बनारस, बनारस के शायद राजा थे कि क्या थे,
बनारस से थे वो, बनारस के राजा थे। हाँ, नाम इनका मुझे नहीं याद आ रहा है इस समय। बनारस के राजा। ओके, इतनी जानकारी उम्मीद करता हूँ इसमें बहुत रहेगी। तो आप जितना ये सब बता रहा हूँ ना भाई, आप इसको अच्छे से रट लेंगे ना, अच्छे से रट लोगे तो इससे बाहर जाने का कोई चांस बनेगा ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छे से मैं बता रहा हूँ, डीप फैक्ट्स के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऐसा तो है नहीं आपने कभी पढ़ा लिखा नहीं है इसको, तो चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएंगी आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसे बाहर के बेहतर शासन के लिए अधिनियम कहा गया, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। कौन सा कथन गलत है? अच्छा ठीक है। भारत को गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, इसने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की थी। देखो, इसने बेहतर शासन बनाने के लिए, जस्ट नाम का बेहतर बनाने के लिए क्या किया था कि वहां से क्राउन का शासन आ गया था। जो 1800 अधिनियम थे इसको क्राउन का शासन कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्राउन रूल। लेकिन इसमें आपको ये चीज तो बताई गई थी जो एकदम सही है, अधिनियम कहा गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि क्राउन का शासन तो इनका क्या काम। फिर आपका गवर्नर जनरल का नाम तो वायसराय कर दिया गया था, बिल्कुल सही। आपका याद रखेंगे ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, इसने बाद में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की, तो ये बिल्कुल गलत था। सांप्रदायिक निर्वाचन आपका गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं है। चलो, इससे जुड़े जो दो चार फैक्ट्स हैं उनको फटाफट देख लेते हैं। आपका इसमें आपका क्राउन का शासन हुआ था, कौन थी तब रानी, कौन थी इनकी? महारानी महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया थी आपका। ठीक है, इसमें नाम बदल गया कि यहाँ पे देखो मैंने फैक्ट बताया, ये वाला याद रखेंगे फैक्ट, कि इसमें गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया था भैया? वायसराय कर दिया गया, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। इसमें भारत सचिव का पद आया था, सबसे इंपॉर्टेंट, भारत सचिव का पद आया। और प्रथम भारत सचिव कौन था? प्रथम भारत सचिव कौन था? तो स्टैनली करके था प्रथम भारत सचिव। अ, तो वो आपका था लॉर्ड स्टैनली आपका प्रथम भारतीय सचिव था, जो आपका संसद के प्रति डायरेक्ट वहां पर उत्तरदायी था। ठीक है, ये कैबिनेट का सदस्य था, ब्रिटिश कैबिनेट का ये सदस्य था। भारत सचिव जो यहाँ आया था ये लॉर्ड स्टैनली, और ये किसके प्रति उत्तरदायी था? ये उत्तरदायी था ब्रिटिश संसद के प्रति, सीधा, बीच में कोई नहीं। ठीक है, एक इसमें भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 15 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें 8 जो थे वो क्राउन के थे, 8 जो थे वो क्राउन के थे, और जो 7 थे आपके वो सीओडी के थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थे। इसमें आपका द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि डायरकी को इसमें पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। याद रखेंगे ये सब फैक्ट्स। द्वैध शासन आपका द्वैध शासन इसमें समाप्त हो गया था, जो 1784 से चला आ रहा था। 1784 से चला आ रहा था। और इसमें इसमें क्या होता, मतलब ये वाला लाइन जो है ना, पर ये द्वैध शासन मतलब दो लोग शासन कर रहे थे। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी शासन था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का शासन था, तो इसको टोटली समाप्त कर दिया गया। अब बात आती है, इसमें एक और काम हुआ था। बात क्या आती है? बात यही आती है, इसमें बात ये आती है, कौन सी आती है? इसमें आपका मैग्ना इसमें आपका मैग्ना कार्टा अनाउंस किया गया था 1 नवंबर। मैं अब ये मैग्ना कार्टा था क्या वो बता रहा हूँ। 1950 सॉरी 1858। 1858 को वहाँ पर मतलब इस घोषणा पत्र पढ़ा गया था। कहाँ पर पढ़ा गया था? तो आपका
वर्तमान के प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा मतलब महारानी का एक घोषणा पत्र था, उसको पढ़ा था। उसमें क्या था, उसको भारतीय के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। ठीक है, इसने क्या कर दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया था। तो आप इसमें एक और अच्छा सा फैक्ट याद देखो आ गया, इसमें आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि गोध निषेध प्रथा या फिर हड़प नीति, राज्य हड़प नीति समाप्त कर दी गई थी। उम्मीद है इतने फैक्ट आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और ये डेट आप याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में कथन एक, इसने केंद्रीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई थी। दूसरा कथन क्या दिया गया है, दूसरा कथन ये दिया गया है आपका कि सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में मिला था। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो आपको जिसमें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिला था। और क्या ये सही है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई? जी हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है आपका, आपका ये भी सही है। तो आपका यहाँ से आपका दोनों कथन सही हो जाएंगे। इसके बारे में जो जानने वाला है उसको हम जान लेते हैं यहाँ पर फटाफट एक बार, एक मिनट। चल ओके, इसकी जो पृष्ठभूमि थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी नीड क्या पड़ी, आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी जरूरत क्या पड़ गई कि इसको लाना पड़ गया। जरूरत ये पड़ी कि थी 1885 में आपका कांग्रेस का गठन हो गया था, है ना, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। कांग्रेस की क्या हो गई थी, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, जिसकी वजह से उनका जो क्या था, उनका जो मतलब उनकी ये मांग थी कि जो विधान परिषद है इसमें थोड़ा सा हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना, हमको भी थोड़ी ताकतें देनी चाहिए, परिषद में सुधार की मांग की गई थी। ठीक है, इसमें आपका अप्रत्यक्ष चुनाव की मांग हुई थी। खैर चुनाव शब्द का यूज तो नहीं किया गया था, लेकिन मैं मतलब बात कर रहा हूँ, है ना, अब आप समझने के लिए आप ये समझिए कि प्रत्यक्ष चुनाव रट लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें क्या चुनाव की बात की गई थी, तो नहीं की गई थी। इस फैक्ट को अच्छे से याद रखेंगे कि वो अप्रत्यक्ष चुनाव भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में मतलब संदर्भ में क्या अप्रत्यक्ष चुनाव शब्द था, तो अप्रत्यक्ष तो था लेकिन वहां पर चुनाव शब्द नहीं था, वहां पर था परोक्ष निर्वाचन। क्या था, परोक्ष निर्वाचन। ठीक है, जिसमें आपका नगर पालिकाओं के सदस्य जितने होते थे, जिला बोर्डों के सदस्य होते थे, और विश्वविद्यालय आपकी हो गई उनके जो सदस्य, वाणिज्य मंडल जितने हो गए उनके, इनकी सिफारिश पर एक नामित करने का चुनाव, मतलब जो अभी भी चलता है आपका विधान परिषद में, जो आपका 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, उस हिसाब से ये आपका चलता था, है ना। इसे परोक्ष, इसे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं या फिर परोक्ष निर्वाचन कहते हैं। बजट पर आपका बहस कर सकते थे आप, और आप इसमें क्या कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, जिसकी सूचना यहाँ पर लिख लेते हैं। बजट पर बहस तथा प्रश्न का अधिकार तो मिला था, लेकिन कब, 6 दिन पहले सूचित करना होगा, 6 दिन पहले सूचित करना होगा। तो आप इतना फैक्ट इसमें याद रखेंगे, बाकी जरूरत नहीं है। फिर आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। बी है आपका, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, इस करके सांप्रदायिकता का वैध बना दिया था। तो आपका कथन एक भी सही है और कथन बी भी सही है, तो आप ऑप्शन ढूंढेंगे, ए और बी दोनों सही, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका सही है। अब ये समझ लेते हैं कि 1909 का जो आपका ये एक्ट था, मार्ले मिंटो जो एक्ट था आपका,
मार्ले मिंटो एक्ट जो था 1909 में। ये इसमें मार्ले कौन है, मिंटो कौन है? इसमें आपका मार्ले कौन है? उम्मीद है आपको पता ही होगा, फिलहाल आप जान लीजिए। तो मार्ले आपका मार्ले भारत सचिव था। भारत भारत सचिव था भारत का। और जो मिंटो था, ये क्या था आपका? ये वायसराय था। ये वायसराय था आपका। फिर से आप पढ़ेंगे, भारत जो आपका था जॉन मार्ले, ये भारत सचिव था, और जो मिंटो था, लॉर्ड मिंटो, ये वायसराय था। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन, है ना, मांग की गई थी इसमें। जस्ट सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। इसमें एक मिंटो ने पत्र लिखा था, उस पत्र को हम जरूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि किस गहराइयों से क्वेश्चन पूछ ले कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। तो यहाँ पर जो पत्र लिखा था मिंटो ने, सॉरी मिंटो नहीं, अ, हाँ मिंटो ने ही लिखा था मार्ले को, टू मार्ले पत्र लिखा था। उसमें यह लिखा गया था, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। क्या लिखा था? हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका जो फल होगा, इसका फल भीषण होगा। तो आप ये याद रखेंगे, अगर कुछ बहुत ज़्यादा कठिन पूछना होगा तो ये पूछ लेगा, नहीं तो आप जनरली वो बस यही पूछेगा इसमें कि और क्या क्या हुआ था। तो इसमें बस यही हुआ था, शक्तियों में वृद्धि हो गई थी, मतलब बजट पर मत विभाजन का अधिकार मिल गया था। अनुपूरक प्रश्न, हाँ ये भी अनुपूरक प्रश्न लिख लो, अतारांकित प्रश्न जो थे आपके, अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न का अधिकार, है ना। मत विभाजन की मांग करने, मत विभाजन याद कर लेना, हाँ, मत विभाजन और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था। और जो अन्य भारतीय इनमें शामिल हुए थे, भारत उसकी वायसराय की परिषद में, उनके नाम लिख लेते हैं, चलो उनके नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक तो थे आपके भैया केजी गुप्ता, केजी, एक थे आप केजी गुप्ता, दूसरे थे सैयद हुसैन, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। और बस इतने ही थे, वैसे दो लोग ही थे। और एक आपके वो हो गए आपके, क्या नाम थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, एसपी सिन्हा जी हो गए, ठीक है। और इनको मतलब भारत सचिव की परिषद में कहाँ पर नियुक्त किया गया था? इनको नियुक्त तो किया गया था लंदन में, इनको लंदन में इनकी नियुक्ति की गई थी। और सिन्हा को जो उपाधि मिली थी वो लॉर्ड की मिली थी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और अप्रत्यक्ष चुनाव की बात हुई। कथन एक भी सही है, कथन दो भी आपका एकदम सही है, यानी कि दोनों सत्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब समझ लेते हैं कि जो 1919 का एक्ट था आपका, ये 1919 का जो एक्ट था, कौन सा एक्ट था आपका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का एक्ट जो था, इसमें एम एम फॉर क्या होगा और आपका सी फॉर क्या होगा, आप बताएंगे। मतलब वो तो लिखा है, ये थे क्या, ये लोग थे क्या? तो आपका जो मॉन्टेग्यू था, मॉन्टेग्यू कौन था? ये मॉन्टेग्यू मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, ये सचिव था पहले वाला, वो क्या था, चेम्सफोर्ड आपको वायसराय था। तो आपका मॉन्टेग्यू जो था आपका, ये सचिव था, ये सचिव था, और ये आपका वायसराय था। वायसराय था, ये फैक्ट आप याद रखेंगे।
खैर, द्वैत शासन की शुरुआत हो गई, जिसमें आपका दो दो पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया। मान लो ये शासन है, शासन को डिवाइड किया गया, एक तो लो लेवल पे और एक हाई लेवल पे। लो लेवल कौन था? लो लेवल देख रहे थे इंडियन के लोग, इंडिया के लोग, है ना। और आपका जो हायर अथॉरिटी थी, यानी कि जो आपका जो ब्रिटिश लोग थे, वो देख रहे थे दूसरे। अब वो टॉपिक कौन कौन से आते हैं? इनको हम आरक्षित, आरक्षित तथा अनारक्षित, अनारक्षित में डिवाइड करते हैं। अब इनकी चालाकी देखो, आरक्षित में क्या रखा गया? पुलिस रख दिया गया, है ना। जस्टिस रख दिया गया, फार्मिंग रख दिया गया, फार्मिंग रख दिया गया। फार्मिंग के अलावा आपका जो मतलब छोटे मोटे जो टॉपिक थे, वो आपका सब किसके? परिषद के पास, गवर्नर की और उसकी परिषद के पास थे। गवर्नर और उसकी परिषद जो थी, परिषद में भारतीय थे, तो वो उनके पास दिए गए। नहीं, जस्टिस, फार्मिंग, हाँ एकदम सही है भाई, लेकिन ये आरक्षित में नहीं थे, ये गलती हुई है मुझसे। हम्म, इसको आप आरक्षित कर लो, है ना, इसको आप अनारक्षित कर लो, ये आपका आरक्षित वाले हैं। तो पुलिस, जस्टिस और फार्मिंग जो आपका था, ये आपका भारतीय मंत्रियों के पास दे दिए गए, यानी कि इंडियंस के पास आपके रहे, क्योंकि इसमें पुलिस इंटरनल मामला है, जस्टिस भी इंटरनल मामला है, फार्मिंग भी आपका इंटरनल मामला है। लेकिन जो आपका टैक्स कलेक्शन हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस, हाँ भैया ये देखो, ये गलती कर दी मैंने। जो फार्मिंग था ये तो था, लेकिन पुलिस और जस्टिस वो इंडिया को नहीं दिया, क्योंकि उनमें इनको खतरा था, क्योंकि इंडिया के हाथ में अगर पुलिस आती तो कुछ भी हो सकता था। कृषि, फार्मिंग इनको दे दी गई। शिक्षा यानी कि एजुकेशन आपको अनारक्षित में दे दिया। हाँ, जो आपका मतलब यार क्या है यार, अनारक्षित थे, उसमें आपका इनको दे दिया गया, जो जो ट्रांसफर्ड किए गए थे, ठीक है। और आपका स्वास्थ्य, एज, स्वास्थ्य आपका, हेल्थ आपका इसमें दे दिया गया। इसमें आपका टैक्स कलेक्शन, पुलिस और जस्टिस, ये सारे इनके, इन्हें खुद ने रखे थे। मतलब आपके जो केंद्रीय जो उनकी परिषद थी, गवर्नर की परिषद थी, और उनकी परिषद में सारे कितने थे? सब गोरे थे, तो उनके पास रखा गया। तो यहाँ से उनकी चालाकी का एक पता लगता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? क्या होता है प्रत्यक्ष चुनाव? आपको पता ही होगा, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव आपका यहीं से लागू हुआ था। प्रत्यक्ष चुनाव आपका यहाँ से लागू हुआ था, और इसमें आपका उच्चायुक्त का पद बनाया गया था, यानी कि हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर का पद बनाया गया, ठीक है। इसमें आपका लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग धारा 96C के तहत इसकी स्थापना कर दी गई थी, गठन कर दिया गया था, जिसका गठन स्थापना नहीं की गई थी, एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसकी जिसकी स्थापना हुई थी आपका 1924 में, 6 में 26 में, ठीक है। और इसमें स्प्लिट बजट आया था, स्प्लिट बजट यानी कि विभाजित बजट आया था, तो आप याद रखेंगे उसको। एक 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 फैक्ट और है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल अब क्या है? ये कुछ चिड़िया का नाम है, तो इसमें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल कहते थे इसको, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना इसी में हुई। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, 1921 में नरेंद्र मंडल या फिर चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई थी, आप इसको देख लेंगे। साइमन कमीशन 1927 के विरोध का मुख्य कारण क्या था? सबसे
इनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। तो जी हाँ, ये तो सही है एकदम। इसने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की सिफारिश की गई थी, ये एकदम गलत है, केवल इसका से इसका सही है, तो केवल एक इसका सही हो जाएगा, ये वाला। अब ये बताइए, जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन ये आया था, कब आया था? 1927 में आया था। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका 8 नवंबर 1927 हुआ था, और ये 29 में होना था, लेकिन इस समय से पहले ही कर दिया गया था। और इसका जो अध्यक्ष था, इसका जो अध्यक्ष था आपका, वो साइमन था, तभी इसका नाम जॉन साइमन, जॉन साइमन, जॉन साइमन था। इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे इसमें, कितने? 7 मेंबर्स, और ऑल वाइट, सभी गोरे थे इसमें, इसीलिए इसका विरोध हुआ। ठीक है, और इसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था, इसका उद्देश्य था कि 1919 में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, उसकी व्याख्या तथा उसकी समीक्षा करना, उसकी व्याख्या तथा, क्लास भले थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन जानकारी कोई नहीं छूटेगी, ये इतना, ये मैं आपको कहता हूँ। ठीक है, इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। कहाँ लगाए थे? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। कब लगाए गए थे, कहाँ लगाए गए थे, इसमें समझते हैं। आपका मद्रास अधिवेशन हुआ था, मद्रास अधिवेशन इसी समय हुआ था। आपका जो मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था कि कांग्रेस है ना, और मुस्लिम लीग, इसमें आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिल करके इस एक्ट का बहिष्कार किया गया, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। इसकी रिपोर्ट आई थी 1930 में, इसकी रिपोर्ट आई थी 1930 में। इसमें कहा गया था, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय व्यवस्था लागू की जाएगी, है ना, प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, केंद्र में भारतीय होने चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा था उसमें। उसमें कहा था, हाँ ये कहा था, उल्टा कहा था जस्टिस का, इसीलिए गुस्सा हो गया था इंडिया के लोग। कहा था कि केंद्र में भारतीयों को अभी जिम्मेदारी ना दी जाए, ठीक है, एक भारतीय संघ की स्थापना हो, भारतीय की जिम्मेदारी नहीं, भारतीयों को जिम्मेदारी नहीं। तो कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा, आप उसको करिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, 20 क्वेश्चन और 53 मिनट की वीडियो हो गई है, छोड़ना नहीं, क्योंकि आखिर के 10 क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है। सारा एक्सप्लेनेशन यहीं पर कर लेंगे हम। ठीक है, और आपका जो जो आपने बताया उसको आप याद रखेंगे। फिर आपका क्या हुआ, इसी के लिए आपका गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, गोलमेज का आयोजन इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए किया गया था, आयोजन इसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हुआ था। और इसमें एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, यानी कि व्हाइट पेपर जारी किया गया था। श्वेत पत्र एक मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, श्वेत पत्र जारी हुआ था। इसमें ऑफिशियल मतलब एक, जैसे यहाँ पर होता है ना श्वेत पत्र ऑफिशियल पेपर, तो उसी तरह ब्रिटेन का था श्वेत पत्र, यानी कि वहाँ से व्हाइट पेपर जारी हुआ था। और इसमें 1935 के अधिनियम का आधार रखा गया था, इसमें आपका 1935 के अधिनियम का आधार रखा गया था, अधिनियम का आधार रखा गया था। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ पर हम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में न्यायपालिका संघीय न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था, है ना? तो क्या भारत सरकार अधिनियम 1919 था? हम पूरा पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो ये नहीं होगा। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 था? जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये नहीं पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये नहीं पढ़े। तो अब पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इसकी स्थापना, एक मिनट, हाँ, जो आपका भारतीय सरकार अधिनियम था 1935 में आया था, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हुआ था, न्यायपालिका का विकास हुआ था। सबसे बड़ा काम है इसमें न्यायपालिका का विकास, याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ, न्यायपालिका का विकास हुआ था। और न्यायपालिका की स्थापना कब हुई थी, याद रखना,
स्थापना कब हुई थी? तो आपकी हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। इसकी संरचना क्या थी? एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 6 अन्य न्यायाधीश, है ना। और इसमें आपका टोटल 7 थे और इसमें आपका उसमें मतलब प्रथम प्रथम आपके चीफ जस्टिस कौन थे? प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो आपके थे वो मॉरिस गोयर, मॉरिस, अरे मॉरिस गोयर थे। ठीक है, ये बस क्या करता था, इसका अधिकार क्षेत्र यही था कि ये केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों का निपटारा करता था और इसका अपीलीय और ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। इसके बाद जो था प्रीवी काउंसिल था, ये जो कहाँ पर था? प्रीवी काउंसिल कहाँ पर था? प्रीवी काउंसिल में कितने मेंबर थे? तो प्रीवी काउंसिल आपका आपको जो प्रीवी काउंसिल थी ये लंदन में थी और इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, फिर आपका कुछ समय बदला, जब भारत आजाद हो तो इसी को बदल करके सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, जिसकी स्थापना 28 जनवरी सन 1950 में की गई, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल कोर्ट और प्रीवी काउंसिल दोनों का स्थान इसने ले लिया था। प्रीवी कोर्ट जो होती थी उसको भी समाप्त कर दिया गया, आज़ाद हो गया इंडिया, तो भारत का कोई वही नहीं रहा, भारत में कंट्रोल। भारत सरकार ने 1935 संबंध में गलत कथन चुने, इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। इसने केंद्र में द्वैध शासन, तो एकदम सही है, इसने केंद्र शासन को अपनाने का प्रावधान किया, इसमें केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बर्मा को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया, नहीं, इसमें इसमें क्या हुआ था, 2 चीज़ तो बताना ही भूल गया आपको। बर्मा को इसी अधिनियम के तहत आपका कब अलग किया गया था? 1937 में अलग कर दिया गया था और इसी के तहत आपका आरबीआई 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की क्या हुई थी भैया? स्थापना हुई थी, तो ये थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, चलो अभी इसका देख लेते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब है ना, ये कथन तो सही है लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका गलत कथन है, तो ये आपका एकदम से गलत हो जाएगा और उसका आंसर भी आपका सही होगा, यही वाला। ओके, रब करते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, इसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। ठीक है, फिर 1937 में फाइनली वो इसकी स्थापना हो गई थी, 1 अप्रैल 1937 हो गई थी। ठीक है, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया था, तो शक्तियों का विभाजन जब किया गया था, आप तब आप ये बताइए, तो 1 मिनट, उससे उससे पहले जानिए, उससे पहले आप ये जानेंगे जो आपका दस्तावेज जो था भारतीय संविधान की, मतलब प्रस्तावना वगैरह आधार सब यहीं से लिया गया। सबसे बड़ा जो आपका ये है, सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं उसको, अरे सबसे बड़ा जो सोर्स है भारतीय संविधान का, वो क्या है? वो है 1935 का अधिनियम। 1935 अधिनियम में कितनी धाराएं थी? धाराएं कितनी थी, मतलब विशाल दस्तावेज था जिसमें महाअधिनियम इसको कहा जाता है, इसको, इसमें धाराएं थी 321 धाराएं थी आपकी। ठीक है, और इसमें 10 अनुसूचियां थी, लेकिन इसमें प्रियम्बल नहीं था। इसकी प्रस्तावना जो था, इससे इतनी चीजें तो मानी गई लेकिन प्रस्तावना नहीं लिया गया, प्रस्तावना नहीं लिया गया था। ठीक है, बाकी अखिल भारतीय संघ वगैरह बनाने की बातें चली थी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अखिल भारतीय संघ आप याद रखिएगा कि अखिल भारतीय संघ कि मैं जो जो बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, हर चीज नहीं लिख पाऊंगा। इसमें शक्तियों का विभाजन हुआ 3 सूचियों में, 3 सूचियों में। एक आपकी आ गई संघ सूची, एक आपकी आ गई प्रांतीय सूची, फिर आपका आ गया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो संघ में 59 विषय थे, प्रांतीय में 54 थे और आपका समवर्ती में 36 विषय थे। जो अभी अपडेट होके कितने हो गए हैं ये आप बताएंगे। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट यानी कि अलग जो शक्तियां थी, वो आपका वायसराय को दे दिया गया, वायसराय को दे दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और बाकी इसमें कुछ छूटने वाला तो है नहीं, नहीं इसमें हुआ था ना, चुनाव हुए थे इसमें। सबसे बड़ी चीज इसमें क्या हुआ था, इसमें हुए थे
चुनाव हुए थे। कौन से चुनाव हुए थे? तो प्रांतीय स्वतंत्रता को पाने के लिए चुनाव किया गया था, जिसको प्रशासनिक इकाई में बनाया गया था। और ये चुनाव आपके कब हुए थे? ये 1937 में हुए थे, जिसमें 11 राज्यों में से 8 में कांग्रेस की जीत हुई थी, और 3 में कौन सी जीत हुई थी? मुस्लिम लीग की जीत हुई थी। इसमें क्या था? 10% जनसंख्या पर 10% जनसंख्या पर एक मताधिकार मिलता था, यानी कि 10% कह लीजिए या फिर 10 लाख कह लीजिए। 10 नहीं, 10 लाख पर तो संविधान सभा में एक सदस्य होता था, लेकिन 10%, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला था इसमें, है ना। मत देने का अधिकार मिला, मत देने का अधिकार मिला था। ठीक है। इसमें आरबीआई की जो स्थापना हुई थी यहाँ पर ये जो आरबीआई की स्थापना हुई थी, आयोग कौन सा था उसका? तो हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन, एल है ये टी है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, ये सब इसमें आपका बना हुआ था। ठीक है। अब आता है आपका 13वां क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन। इसमें क्या है? अगस्त प्रस्ताव, सजेस्टेड स्पीड यही रहेगी कि आप अगर नोट्स, इसके नोट्स तो मत बनाइएगा, मैं दे दूंगा आपको नोट्स। इसके नोट्स आप मत बनाइएगा, आप हमारे टेलीग्राम से आप यही पीडीएफ ले लीजिएगा, यहाँ से आप अच्छे से पढ़िएगा, आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के बारे में विचार करिए। कथन 1 क्या है इसका? अगस्त प्रस्ताव ने पहली बार भारतीयों के लिए अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया, जो एकदम सही कथन है। कथन 2 है, क्रिप्स मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव रखा था, जो एकदम सही है, लेकिन इसको माना नहीं गया था। क्या था? डोमिनियन स्टेट जो था वो इसको माना नहीं गया था। पहले हम समझ लेते हैं क्रिप्स मिशन 1942। ओके, चलो 1 मिनट। हाँ, इसमें क्या हुआ था? इसकी प्रश्न जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था आपका, यहाँ पर इसको समझेंगे, येलो वाला इससे होगा, बाकी उसको अगस्त को मैं किसी दूसरे कलर से लिख दूंगा। इसमें क्या हुआ था? जब वॉर चल रहा था आपका, तो जो जापान था, जापान क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका युद्ध होते हुए भारतीय सीमाओं तक आ गया, है ना। जिससे क्या हुआ कि अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पर सब प्रेशर बनने लगा। प्रेशर क्या, किस बात का बनने लगा कि भाई एशिया और ये ब्रिटेन और यूरोप की तरफ से बढ़ रहा था। प्रस्ताव ये था इसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट और संविधान सभा का गठन। इसमें यानी कि डोमिनियन स्टेट और संविधान सभा का गठन भी करने को देंगे। संविधान सभा का गठन भी करने को देंगे, ऐसा भी इन लोगों ने कहा था, जिसको खारिज कर दिया गया था। कांग्रेस ने इसको खारिज कर दिया था। उसको क्यों कर दिया था? क्यों? वो कह रहे थे कि हमको पूरा देश आज़ाद चाहिए, हमें ये नहीं डोमिनियन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सुपर अथॉरिटी आप ही बने रहें। और मुस्लिम लीग ने इसको खारिज कर दिया था, क्योंकि वो दल्ला क्या चाहता था? वो दल्ला चाहता था कि उसको पाकिस्तान अलग मिल जाए, पाकिस्तान देश का विभाजन हो जाए। जो जो क्या था, मतलब इसमें स्पष्ट नहीं किया गया था, इसमें बातें वो बताई नहीं गई थी। टू नेशन थ्योरी जिन्ना लेके आया था, जिन्ना भड़वा जो था, वो टू नेशन थ्योरी आपका लेकर के आया था। गांधी जी की आपकी इसमें एक बहुत की इम्पोर्टेंट आप कह लीजिए, गांधी जी, ये लो सही लिखेंगे इसको, गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड पोस्ट डेटेड चेक बताया था, है ना। पोस्ट डेटेड चेक बताया था कि जिसका पोस्ट डेटेड चेक बताया, ऐसा बताया था इस एक्ट को कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है जो डूब रहा है, मतलब जिसका बैंक जो है वो डूब रहा है। इसी में इस समय आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। भारतीय आज़ादी की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गई, जो आपका लेकिन देखा जाए तो जो क्रिप्स मिशन था, उसकी विफलता के तुरंत बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में गांधी जी इसको लीड कर रहे थे, उसको वहाँ पर शुरू कर दिया गया। चलो अभी आगे आओ। अभी आते हैं जो कैबिनेट मिशन आपका है 1946। 1946 कैबिनेट मिशन ने क्या स्वीकार कर दिया था? संविधान सभा का गठन? जी बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की मांग? जी हाँ। तो टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? तो ये जिन्ना ने दी थी।
ये जिन्ना ने दी थी, टू नेशन थ्योरी। ठीक है, बाकी इसका समझ लेते हैं कि जो आपका जो कैबिनेट मिशन था ये भारत कब आया। ये आपका भारत आया, कैबिनेट मिशन आपका भारत आया था 24 मार्च 1946 को आया था। कहाँ पहुंचा था, तो ये आपका दिल्ली पहुंचा था, न्यू दिल्ली पहुंचा था वहां, और फिर 16 मई 1946 को इसने योजना को प्रस्तुत किया था। किसके पास किया था आप बताएंगे, योजना प्रस्तुत, योजना को प्रस्तुत किया था। इसमें सदस्य कौन कौन थे, इसके सदस्य कौन कौन थे मेरे भाई, तो इसके सदस्य थे आपका, एक पैथिक लॉरेंस था, एक तो पैथिक लॉरेंस था जो आपका भारत सचिव हुआ करता था वहां पर, भारत सचिव हुआ करता था, और ये अध्यक्ष था आपका इसका। तो क्रिप्स कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो पैथिक लॉरेंस था, और एक आया था आपका क्रिप्स, क्रिप्स आया था। कुछ गड़बड़ है, तो पैथिक लॉरेंस था वो अध्यक्ष नहीं था, वो भारत सचिव था, अध्यक्ष नहीं था। चलो हाँ सही है, देख लेंगे। फिर आपका जो आया था क्रिप्स आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स आया था, ये इसी के नाम से था, और ये आपका क्या था, ये आपका व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, व्यापार का अध्यक्ष था। और आपका एवी अलेक्जेंडर आया था जो कि नौसेना का मंत्री था, अलेक्जेंडर, ये नेवी चीफ था वहाँ का, नौसेना मंत्री था। ठीक है, इसमें योजना ये थी कि भारत जो है आपका, भारत है इसको संघ होगा, एक क्या होगा, एक यूनियन होगा, भारत क्या होगा, एक यूनियन होगा। ठीक है, जिसमें विदेश रहेगा, और विदेश के मामले लेते रहेंगे, और रक्षा के मामले लेते रहेंगे, संचार के मामले रहेंगे, वो सब केंद्र के पास रहेंगे, और प्रांतों को 3 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, आज आपका काम है कि आप इन 3 किन किन भागों में बांटा गया था वो आप देख के आएंगे। 3 भागों में बांट दिया गया था, ए बी सी, और कैसा बांटा गया था, सांप्रदायिकता के आधार पर। इनका तो यही मामला ही था, फूट डालो राजनीति करो। ठीक है, फिर इसी क्या हुआ, इसी से आपका संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा का, संविधान सभा का आपका इसमें गठन हो गया। इसमें फिर आपका अंतरिम सरकार भी बनी, अंतरिम सरकार बन गई। कब बनी, 2 सितंबर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बन गई, जिसमें आपके पीएम कौन बने, आपके पीएम कौन बने, वो आपके पंडित नेहरू बने, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और इसमें आपका स्पेशली हुआ क्या था, इसमें पाकिस्तान की मांग को टोटली निगलेक्ट कर दिया गया था। चलो आगे बढ़ो। संविधान सभा के गठन के बारे में सही कथन चुनो, इसके सदस्य पूरी तरह से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। कथन बी कह रहा है आपका, इसमें देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। तो देखो ये गलत है, आपका ऑप्शन ए गलत है, इसके जो रियासतों से प्रतिनिधित्व शामिल किए गए थे ये आपका सही होगा। तो केवल बी इसका जो आप ऑप्शन हो जाएगा, केवल बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो इसको फटाफट देख लेते हैं। इसमें क्या था कि कुल सीटें कितनी थी, तो कुल सीट कितनी थी मेरे भाई, तो कुल सीट थी आपका, एक मिनट, कुल सीट थी आपका 389, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया को मिला था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र में था, और बाकी जो आपका जो 93 थे ये आपके देसी रियासतों में थी, लाइक जूनागढ़ हो गया, और कश्मीर हो गया, ये सब देसी रियासत, देसी रियासत थी। ठीक है, फिर इसका चुनाव हुआ जिसमें से 296 सीटों पर, 296 सीटों में से आपका 208 पर कांग्रेस जीत गई। फिर आपका 73 पे, हाँ 73 पे आपका मुस्लिम लीग जीत गई, और 15 जो अन्य अदर्स निर्दलीय जिनको हम कहते हैं वो हो गया आपका। इसमें चुनाव आपका वही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम था जो अभी हो रहा है, और जो विभाजन जब हुआ, तो इनकी संख्या कितनी रह गई, पाकिस्तान विभाजन हो गया, फिर विभाजन के बाद इनमें सदस्य के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, जिसमें आपका ब्रिटिश प्रांत से 229 थे आपका ब्रिटिश
ब्रिटिश स्टेट से, और आपके जो 70 थे वो आपका रियासतों से बचे थे, है ना, वो आपका रियासतों से बचे थे। और इसमें क्या हुआ था कि एक कुछ पूछ लिया जाता कि क्या संविधान सभा के गांधी और जिन्ना, गांधी महात्मा गांधी तथा और जो जिन्ना, ये थे कि संविधान सभा के ये सदस्य थे? तो नहीं, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ये आपके। फिर 16 नंबर क्वेश्चन आता है, इसको हम देखते हैं फटाफट। 1946 की अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू थे वो ये एकदम सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि एकदम सही है, लियाकत अली खान शिक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान आपके थे। तो आपका इसमें चौथा जो आपका इसके नीचे छिपा हुआ है यहाँ पर, वो एकदम सही हो जाएगा। चलो सॉरी, इसमें थोड़ा सा ऐसे बताने वाला है, समझ लो। नहीं लगा है क्या? एक मिनट लगा देता हूँ। चलो मैंने लगा दिया है, अब देखते हैं आपकी जो अंतरिम सरकार के जो प्रमुख प्रमुख केंद्र थे, मतलब बटे हुए थे, वो देख लेते हैं आपका क्या है। अध्यक्ष इसका कौन था? इसकी सबसे बड़ी बात यहाँ पर अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं। जो आपका इसका अध्यक्ष था आपका जो इसका अध्यक्ष था वो वायसराय हुआ करता था। इसका वायसराय इसका अध्यक्ष हुआ करता था। और वेवल के बाद में आपका कौन बना था? माउंट बेटन, माउंट, अरे साला, माउंट बेटन। ठीक है, उपाध्यक्ष इसके कौन थे? इसके पीटी नेहरू थे, है ना, पीटी नेहरू थे। अभी इसको देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले में और राष्ट्रमंडल यानी कि जो कॉमनवेल्थ के जितने भी मामले थे उसके ये प्रेसिडेंट थे, प्रमुख थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई जो आपके थे उद्योग और आपूर्ति थे। जगजीवन राम आपका श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। सी एच भाभा कार्य खान और बिजली के ये देख रहे थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा और तो अब्दुल गफ्फार खान जी क्या थे? छोड़ो। असाफ अली जो आप सिराज गोपालाचारी जी तो आपके शिक्षा और कला से थे। और रेलवे और परिवहन आपका आसाफ अली देख रहे थे। लियाकत अली खान वित्त फाइनेंस जो ये मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम लीग से थे। सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने बजट पास नहीं होने दिया था। देख लो, मुस्लिम लीग से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और ये आई चुदिंगर वाणिज्य और कॉमर्स के थे। अब्दुल रब निस्तार संचार के थे। और गजनफार अली खान स्वास्थ्य हेल्थ थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि लॉ थे। ये लीग द्वारा नामित दलित सदस्य थे, जिनको मुस्लिम लीग ने नामित किया था आपको, इनको भी। ठीक है, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे आपके? लगभग लगभग वही 6 सदस्य थे। चलो छोड़ो। एक तो अब्दुल रब निस्तार बताया मैंने आपको, अब्दुल रब निस्तार, जी, ये भी आपके मुस्लिम लीग के थे। और गजनफर अली खान है आपके यहाँ पर, गजनफर अली खान, ये भी आपके मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, ये भी आपके मुस्लिम लीग के थे। बाकी आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। चलो अभी आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपका। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कथन कौन सा सही है? यही है। चलो, इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, बिल्कुल सही है। और इसे बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनाया गया, जो कि बिल्कुल सही। तो आपका केवल एक, केवल दो, दोनों, तो आपका इसका सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं आपके। चलो, अभी इसके इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं? इसके बारे में जानने लायक है क्या आखिर? तो इसके हमारे बारे में जानने लायक बहुत कुछ चीज़ें हैं।
जो इसका गठन हुआ था प्रारूप समिति का, इसका जो गठन हुआ था, गठन यहाँ पर लिखेंगे गठन, तो ये आपका हुआ था 29 अगस्त को 1947, आज़ादी के जस्ट 14 दिन पहले, आज़ादी से जस्ट 14 दिन पहले हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे, बहुत पूछता है। अध्यक्ष थे इसके आपके B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर हम देखो इसकी इसकी मैं ट्रिक बता दूं याद करने की। इसकी ट्रिक क्या है कि संविधान जो आपका प्रारूप समिति थी, इसकी ट्रिक क्या है याद करने के सदस्यों के? इसकी ट्रिक है अम्बेडकर और लिख देता हूं, अम्बेडकर और कृष्ण के मित्र। तो ये आपके हो गए प्रारूप सदस्यों के याद करने की ट्रिक। अम्बेडकर से देखो, अम्बेडकर ही हो गया आपका। अम्बेडकर से क्या हुआ आपका? अम्बेडकर से आपका अम्बेडकर हो गया, है ना। और यानी कि एंड कहते हैं ना, तो एंड से आपका हो गया एन फॉर एंड, तो गोपाल स्वामी अयंगर। और से अयंगर याद कर लो। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए। फिर आपके के से हो गए डॉक्टर के.एम. मुंशी आपके हो गए, के.एम. मुंशी जी हो गए। फिर उसके बाद हो गए मित्र। आप मित्र से आप से याद, B.L. मित्र वैसे याद रख सकते हैं। और अगर कुछ अब न रिलेट कर पाए तो आप क्या करेंगे? तो कृष्ण ने आपका कन्हैया भी हो गया, तो इससे आप कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी भी याद कर सकते हैं। कन्हैया लाल के.एम. मुंशी, के.एम. बता चुका हूँ, के से के.एम. मुंशी हो गया। और जो नहीं बनना उसको थोड़ा सा याद कर लो यार ऐसे अपने मन से। तो सैयद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, है ना। और एन माधव राव। B.L. मित्र की जगह पे आए थे ये। किसकी जगह पर? B.L. मित्र की जगह पर आए थे। ओके, कोई कोई दिक्कत? कृष्ण से आपका टी कृष्णामाचारी हो जाएगा। टी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। 20 यानी कि संविधान सभा के कार्य क्या क्या थे? टाइम भले लग रहा है कि भाई चीज़ें पूरा रिवीजन हो जाएगा, 2x पे देखना, जस्ट मजा आ जाएगा। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1919 के प्रभाव क्या थे? इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही है। इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और दोनों डोमेनियन के लिए गवर्नर जनरल का पद बनाया। तो ये भी हाँ सही है, सही है। नहीं, एक मिनट, इसमें डाउट है मुझको। क्या था इसने? पहला तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो एकदम सही है। इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और दोनों डोमेनियन के लिए गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, हाँ ये आपका सही है, ये भी सही है। तो आपका इसमें क्या होगा? अ, जो आपका दोनों यानी कि ए और बी, यानी कि एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। खैर, इसके अलावा समझ लेते हैं जो आपका राष्ट्रमंडल है। राष्ट्रमंडल यानी कि राष्ट्रमंडल क्या है? इसमें जहाँ पर इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने शासन किया है, जिनको गुलाम बनाया, उन सभी देशों के ग्रुप को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल। भारत सदस्य कब बना था राष्ट्रमंडल का? सदस्य बना किसका? कॉमनवेल्थ का। तो ये बना था 1949 में। राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज यानी कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पिंगली वेंकैया ने इसका उसको बनाया था। और इसका रेशियो 3:2 रेशियो था। रेशियो तो नहीं होगा, ना ऐसे ही होगा। 3:2 रेशियो इसका रेशियो हुआ करता था। ठीक है। राष्ट्रीय गान और गीत, गान तथा गीत आपका कब बनाया गया था? ये आपका 24 जनवरी 1950, जिस दिन आपका संविधान को लगभग 26 जनवरी, 2 दिन पहले, तब अंतिम बैठक यहाँ पर अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी को आपका संविधान सभा की अंतिम बैठक या फिर कहें तो लास्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या हुआ था
राष्ट्रपति चुने गए थे और संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। पहले नेहरू जी ने और सबसे अंत में किए थे राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, और इस टाइम पर बारिश हो रही थी तो इसे थोड़ा शुभ शगुन माना गया था। बारिश हो गई थी, पहले आपके पीटी नेहरू पहले और लास्ट में आपका राजेंद्र प्रसाद। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें जो आपका लागू कर दिया गया जिससे आंशिक रूप से आपका 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था, जिसमें नागरिक चुनाव अंतरिम सांसद यानी कि अनुच्छेद 16 जो है आपका, यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 लागू हो गया था कब से आपका, ये 1949 26 ऑफ नवंबर जब ये रेडी बन के हो गया था तभी से आंशिक रूप से लागू हो गया था। ठीक है, अब आता है संविधान की प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में विचार करें। देखो प्रारूप समिति के बारे में सब बता चुका हूँ मैं आपको, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। संविधान के प्रारूप समिति के बारे में विचार करें। इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो कुल 7 सदस्य, बिल्कुल सही है। के मुंशी समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य मूल रूप से, तो ये भी सही है आपको, तो इसका कथन दोनों सत्य आपका एकदम सही हो जाएगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अभी आगे आते हैं, आगे क्या आपका दिया गया है, आगे आपका दिया गया इसने, एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन गायब है, कथन लिखा हुआ, यही देखना है आपको। कथन, इसने 22 जुलाई 1922 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, जी हाँ बिल्कुल। कथन 2 क्या है, इसने 24 जनवरी 1922 राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को अपनाया, जी हाँ अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें आपका दोनों सत्य हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है आपका, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपका दिया गया है किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आर्टिकल 70 एक्ट 7073। टाइम उसमें ही लगेगा, बाकी इनमें नहीं लगेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन अभी दिए गए हैं, तो उधर मैंने बेस्ड वो न्यू पैटर्न पर बेस्ड रखे हैं, बाकी इधर मैंने आपके 10 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में कानून मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री आप कौन हो सकते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम की सिफारिश पर किया गया था, तो आपका सिफारिश पर किया गया था। तो देखो आरबीआई का गठन जो था, आरबीआई का तो हिल्टन यंग था। ठीक है, हिल्टन यंग था। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो आपकी इसकी स्थापना की गई थी वो करीब इसमें इसमें नहीं, इसमें नहीं, स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई थी। किसमें की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में तहत की गई थी, और इस समय इसको बनाया गया था। लेकिन कौन सा आयोग था, इसका आयोग नहीं याद आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो लोक सेवा आयोग था, इसका गठन जो किया गया था वो किस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था। आप इसको गूगल करेंगे, समिति कौन सी थी इसमें, समिति की सिफारिश पर। एकदम याद आ रहा है बट याद नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो, याद आएगा तो बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं यहाँ पर 24 नंबर पर। 24 नंबर पे आपका क्या दिया गया है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 सितंबर को बहिष्कार कर किसने किया था, तो कौन कर सकता है, तो भैया इसको मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है, तो इसका जो आपका क्या किया था, क्या किया गया था कि इसने मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया गया था। तो उस दिन आपके सदस्य कितने उपस्थित थे, आप ये बताएंगे। वो क्या क्यों इसको किया था, तो वो तो अपना नया राज्य चाहता था, एक नया देश चाहता था, पाकिस्तान चाहता था। इसमें उपस्थिति हुई थी सदस्यों की, उपस्थिति यही करीब 211 सदस्य हुए थे। लीग ने बहिष्कार कर दिया था और रियासत वाले जो थे वो शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि हम शामिल नहीं होंगे, तो कुल 299 में से यहाँ पे सिर्फ 211 सदस्य इसमें आए हुए थे। इसके अस्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी सदस्य, जेबी कृपलानी को बनाया गया था फ्रांस की तर्ज पर, फ्रांस की एक आइडियोलॉजी है उसके आधार पर। ठीक है, सबसे वरिष्ठ सदस्य है ना, इसलिए वरिष्ठ थे, वरिष्ठ होने के नाते। और आपके सदस्य, स्थायी सदस्य कौन थे, स्थायी थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा के निर्माण के समय चर्चिल जो आपका ब्रिटेन का तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर था, तो उसने क्या कहा था, चर्चिल ने क्या कहा था,
चर्चिल ने कहा था यह एक ऐसी शादी है, यह एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चर्चिल तो यही चाहता था कि हम उसको आज़ादी ना दें, लेकिन जब इसकी पार्टी वहाँ पर हार गई और जब लेबर पार्टी वहाँ पर आई तो उसने ये घोषणा की थी कि हम तब भारत को आज़ाद कर देंगे। ओके, चलो 25 नंबर पर चलते हैं अब हम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो भैया सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा ए, वेस्ट बंगाल से। ये नहीं, मतलब वेस्ट बंगाल की सीट थी वहां पर हार गए थे, हारे नहीं थी, वहां की सीट को छोड़ के ये आए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, वहां पर इन्होंने लड़ा था और जीत गए थे। पहला चुनाव हुआ था आपका 1946 में पूर्वी बंगाल के जैसूर में। पहला पहला जो चुनाव लड़ा था इन्होंने, पहला पहला चुनाव लड़ा था आपका, जो आपका पहला चुनाव लड़ा था वो आपका पूर्वी बंगाल है ना, पूर्वी बंगाल के जैसूर में। और यहाँ पे मुस्लिम लीग की मदद से ये जीत गए थे। जब विभाजन हो गया तो आपका पश्चिमी पाकिस्तान भी बन गया, इसकी वजह जिसकी वजह से इनको ये सीट छोड़नी पड़ी। तब ये आए थे कहाँ पर, मुंबई में आए थे, सॉरी मतलब हाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आए थे। और वहाँ पर भी इन्होंने किसकी किसकी मतलब सीट ली थी वहाँ पर, एक वो थे आपके बम्बई क्या बोलते हैं यार, मतलब बॉम्बे जो था आपका, बॉम्बे में पूना सीट से लड़े थे। और पूना सीट में थे आपके जयकर करके कोई थे, नाम उनका नहीं याद आ रहा है, जयकर, एम आर जयकर, एम आर जयकर, हाँ जी हाँ, एम आर जयकर, जयकर के स्थान पर ये आए थे। ठीक है, और जब सीट खाली हुई तो उपचुनाव हुए और उपचुनाव में आपका जीत गए। उपचुनाव में आपका जीत हासिल हो गई किसको, बी आर अम्बेडकर जी को। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार तो आपके बी एन राव थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इनका पूरा नाम था सर बेनेगल नरसिंह राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, इन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। तो और इसको ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था, इन्होंने प्रथम ड्राफ्ट जो था आपका, फर्स्ट ड्राफ्ट, मतलब कई देशों का इन्होंने अध्ययन करके बनाया था उसको। तो इसमें प्रथम जो ड्राफ्ट आया था 1947 अक्टूबर में आया था, अक्टूबर में लाया गया था, बी एन राव ने इसको तैयार किया था, जिसमें आर्टिकल की संख्या कितनी थी आपका, 243 थी। और इसमें अनुच्छेद कितने थे, मतलब आर्टिकल तो आप समझ रहे हैं ना, तो 293 थे। और इस शेड्यूल्स कितने थे, यानी कि अनुसूचियां कितनी थी, तो आपकी कुल 13 अनुसूचियां थी, जिसको प्रारूप इसी मतलब इसी में बाद में प्रारूप समिति ने इसी पर काम किया था। ठीक है। हम्म। और क्या बता सकता हूँ इसके बारे में, हाँ और एक फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि जो आपको कोई जनरली बताता नहीं है, जो आपके बी एन राव थे, बी एन राव थे, ये हेग द हेग में, जो नीदरलैंड में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है आपका, न्यायालय है, यहाँ पर न्यायालय लिखिए, न्यायालय है, वहाँ पर बनने वाले पहले, वहाँ पर चीफ जस्टिस बनने वाले, चीफ जस्टिस नहीं थे, जज थे, हाँ चीफ जस्टिस के नहीं, जज बनने वाले पहले भारतीय थे आप, बी एन राव। ठीक है ना, बी एन राव थे आप। इन्होंने बर्मा का संविधान बनाने में हेल्प की थी, खैर ये सब तो ऐसे ही हैं। और इन्हें फीस नहीं ली थी, फीस नहीं लिखी थी, बस हाँ हर पेज पे अपना सिग्नेचर किया था, अपना साइन किया था, और लास्ट में अपने शिक्षक, अपने गुरु का नाम लिखा था। 27 नंबर पे आ जाते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए अंतिम अधिनियम
कौन सा था? तो आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इंडिपेंडेंस एक्ट। माउंटबेटन योजना कब आई थी, इसको समझ लेते हैं। आपका जो माउंटबेटन, माउंटबेटन जो योजना थी आपकी, माउंटबेटन योजना, वो आपका 3 जून योजना कही जाती है, 3 जून 1947 को आई थी। ठीक है, इसने माउंटबेटन क्या बनाया था, इसको भारत को विभाजित करने के लिए ही बनाया था। ठीक है, और जो इसका जो आपका बिल था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सबसे तेज पारित हुआ था। कब पारित हुआ था आपका ये? 4 जुलाई को पेश, 18 जुलाई को पास। 4 जुलाई को पेश हुआ आपका, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी 4 जुलाई को पेश, 18 जुलाई को पास हो गया था। और रॉयल एसेंट क्या था इसमें, यानी कि रॉयल एसेंट समझ लो क्या था। 18 जुलाई 1947 को राजा की मंजूरी मिली थी, राजा की मंजूरी मिल गई थी इसको। एसएससी पूछता है, टीसीएस तो पूछता ही था। चलो ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये मैंने बताया था आपको, बता चुका कि ये आपका 1935 से आपका थी। ठीक है, इसमें आपका प्रांतीय चुनाव हुए थे। कांग्रेस किस में से जीती थी? 11 में से आपका कांग्रेस जो थी वो 8 में जीती थी टोटल, जिसमें यूपी भी था। यूपी के सीएम कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत सागर, सॉरी पंत, गुरु गोविंद वल्लभ पंत आपका यूपी के सीएम बने थे। ठीक है, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और भारत से बिना पूछे उनके उनके समर्थन की घोषणा जब वहां पर कर दी गई, है ना, जब समर्थन की घोषणा आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दी, तो सभी ने क्या किया? मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया, और सभी सरकारें गिर गईं। फिर आपका मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों? किसने मनाया था मुक्ति दिवस? मुक्ति दिवस मनाया था जिन्ना ने। जब सरकारें गिर गईं तो मुक्ति दिवस मनाया, इसी दिन को मुक्ति दिवस, यानी कि 22 दिसंबर को ही सभी ने इस्तीफा दिया था। 22 दिसंबर को इस्तीफा दिया था, और इसी को इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 1800, बस इतना ही इसमें। फिर आपका 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गठित विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके, वो था आपका लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यही आईपीसी का भी जनक है। खैर अब तो है नहीं आईपीसी, आईपीसी का जनक और सीआरपीसी का भी यही आपका जनक हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग कब बना था आपका? वो तो 1955 में बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कोई चिमन लाल करके थे, एम से नहीं याद आ रहा है, एमसी सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़ थे। ठीक है, और ये भारत के पहले एजीआई भी बने थे, फर्स्ट एजीआई ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ के अपना 95% आपका चैप्टर ये कवर हो गया है। संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? टोटल 15 थी, लेकिन जब पहली बैठक हुई थी उसमें 9 से 10 महिलाएं ही उपस्थित हुई थी, है ना। अब यहाँ पर देख लो, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, हंसा मेहता राष्ट्रीय ध्वज समिति थी, राजकुमारी अमृता कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री आपकी थी, और दुर्गाबाई देशमुख आपकी संचालन समिति के सदस्य, समाज सेविका भी थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। पूर्णिमा बनर्जी स्वतंत्रता सेनानी थी, है ना। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दक्षायनी वेलायुधन आपका एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। रेणुका रे आपका सामाजिक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल से थी। एनी मस्केनी आपकी त्रावणकोर कोचीन से।
स्वतंत्रता सेनानी थी। कमला चौधरी आपका लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। लीला रे बंगाल से फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थी। और मालती चौधरी आपकी उड़ीसा से गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। और अम्मू स्वामीनाथन जो आपकी एक समाज सुधारक थी, जो कि मद्रास से थी। ठीक है, वीडियो समाप्त हो गई है। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है क्योंकि क्वेश्चंस की क्वालिटी भी टॉप नॉच थी। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग गया हो तो भाई प्लीज़ यार, एक वो जो रेड बटन दिख रहा है उसको हिट कर देना। उसको हिट करने से क्या होगा, मोटिवेशन आ जाएगा, तो मैं और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। और हाँ, टास्क पूरे करते रहना।